हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति जवाहर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें हम लोग 2 वीडियो में हमने बहुत कुछ जाना। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। और नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया में भी हम पढ़ेंगे नियंत्रित और अनियंत्रित। इसको हम टुकड़ों में तोड़ते हुए पढ़ेंगे ताकि हमें लेंथी भी ना लगे और हमें आसानी से ये समझ में भी आ जाए। तो आप लोग नोट्स प्रॉपरली बनाते रहिए। वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को बार बार देखिए, अपनी बुक से भी आप जरूर पढ़िए और मेरे साथ साथ न्यूमेरिकल पोर्शन को आप सॉल्व करते चलिए। ओके बच्चों, तो हेडिंग लगाइए नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। अब देखो, नाभिकीय जो श्रृंखला अभिक्रिया है वो क्या होती है। श्रृंखला अभिक्रिया आपको समझ में आ रहा है, कुछ नाम से लग रहा होगा कि श्रृंखला के रूप में चलती है। मतलब ये कि नाभिकीय ऐसी नाभिकीय अभिक्रिया है जिनमें एक बार आपने विखंडन प्रारंभ कर दिया ना, तो उसके पश्चात विखंडन जो अभिक्रिया वो अपने आप ही चलती है। मतलब फिर हमें वापस से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। विखंडन अभिक्रिया स्वतः ही अपने आप चलती रहती है और तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ती है और तीव्र गति से आगे की ओर प्रगति करती है। ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। मतलब ये कि एक बार हमने विखंडन प्रारंभ कर दिया, हमें जो भी, जैसा में यूरेनियम है उसका हमने न्यूट्रॉनों की बौछार करवाई। ठीक है, एक बार हमने किसी नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया में कोई भी विखंडन प्रारंभ कर दिया तो उसके बाद वो अभिक्रिया स्वतः ही आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया कहलाती है हमारी नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। यूरेनियम जो होता है उसके विखंडन से प्राप्त औसतन हमने देखा था, अगर आप लोगों को याद हो तो यूरेनियम के विखंडन से हमें 3 न्यूट्रॉन मिल रहे थे यानी बैरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन मिल रहे थे। ठीक है, तो यूरेनियम जो होता है उसका अगर हम विखंडन करवाते हैं तो उससे हमें औसतन कितने न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं? 3 न्यूट्रॉन होते हैं। 3 न्यूट्रॉन प्राप्त। इन 3 में से केवल 2 न्यूट्रॉन जो होते हैं वही हमारी श्रृंखला अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। मतलब जो 3 न्यूट्रॉन मिले ना, इनमें से केवल 2 जो न्यूट्रॉन होते हैं वो ही हमारी श्रृंखला जो अभिक्रिया इसको आगे बढ़ाते हैं। नाभिक के विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉन में से कुछ जो न्यूट्रॉन होता है वो अविखंडन प्रक्रियाओं के द्वारा समाप्त हो जाता है। मतलब इस नाभिक की जो अभिक्रिया उससे हमें प्राप्त जो 3 न्यूट्रॉन प्राप्त हुए, जैसे मान लो हमें 3 प्राप्त हुए यूरेनियम से, तो यूरेनियम में मैंने कहा कि केवल 2 ही न्यूट्रॉन ऐसे होंगे जो आगे बढ़ेंगे। बाकी जो एक बचा वो क्या हुआ? वो अविखंडन प्रक्रिया के द्वारा समाप्त हो गया तथा कुछ विखंडन योग्य पदार्थ नाभिक से टक्कर के पूर्व ही तंत्र की ज्यामिति से बाहर निकल जाते हैं और कुछ बाहर निकल जाते हैं। यानी कि कुल मिला के हमें औसतन केवल 2 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं जो हमारी श्रृंखला अभिक्रिया को आगे बढ़ाते रहते हैं। जैसे मैं अगर डायग्राम की बात करूं तो जैसे मान लो ये यूरेनियम नाभिक था, इसके ऊपर आपने न्यूट्रॉन की बौछार करवाई तो ये 2 नाभिक बैरियम और क्रिप्टॉन में टूटेगा और 3 न्यूट्रॉन मिले। एक तो हमारा समाप्त हो गया किसी भी तरीके से, और ये जो 2 न्यूट्रॉन थे ये हमारी श्रृंखला अभिक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो 2 न्यूट्रॉन है ये हमारी श्रृंखला अभिक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। ये वापस किसी यूरेनियम नाभिक से टकराएगा। अब ये वाला जो न्यूट्रॉन है वो भी किसी, भाई एक ही यूरेनियम नाभिक थोड़ी, बहुत सारे होते हैं, इससे टकराया वापस यहाँ से 2 पदार्थ और 3 न्यूट्रॉन मिले। इसका 1 न्यूट्रॉन वापस खत्म हो गया, 2 न्यूट्रॉन और मिले। फिर इस 2 न्यूट्रॉन का 1 न्यूट्रॉन वापस किसी यूरेनियम से टकराएगा। सिमिलरली ये वाला न्यूट्रॉन भी किसी अदर यूरेनियम से टकराया, वापस यहाँ से भी 2 मिले। अब देखो ये अभिक्रिया बताओ बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? पहली पीढ़ी इतनी थी, फिर दूसरी अवस्था, फिर तीसरी अवस्था, फिर चतुर्थ पीढ़ी अवस्था। बताओ हमें बहुत सारे न्यूट्रॉन्स वगैरह यूरेनियम वगैरह ये है ना यहाँ पे। मतलब ये अभिक्रिया बढ़ती जा रही नहीं बढ़ती जा रही है। फिर ये यूरेनियम से टकराया, फिर ये 2 मिले, फिर ये आगे जाके किसी यूरेनियम से टकराएगा, ये भी आगे जाके किसी से टकराएगा। ठीक है, इस तरह से इसके भी टकराएंगे, इसके भी। तो इस तरह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी की अभिक्रिया आगे अपने आप ही बढ़ रही है ना। हमने तो एक बार बस इसको शुरू कर दिया, आगे तो ये अपने आप ही बढ़ रही है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्रृंखला अभिक्रिया। कि यहाँ पे एक श्रृंखला बन गई है ना, एक श्रृंखला के क्रम में चल रही है ना। तो आपको समझ में आया श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है। चलिए अब देखो, श्रृंखला अभिक्रिया में विखंडनीय पदार्थ में निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है कि प्रति विखंडन से प्राप्त जो 3 न्यूट्रॉन है, कि हमें एक यूरेनियम जो होता है उसके विखंडन से 3 न्यूट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं ना, तो उनमें से कम 1 न्यूट्रॉन आगे विखंडन के लिए उपलब्ध हो। यानी कि अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी अभिक्रिया श्रृंखला के रूप में आगे बढ़ती रहे तो हम एक यूरेनियम के विखंडन से जो प्राप्त 3 न्यूट्रॉन उनमें से कम 1 न्यूट्रॉन तो हमारा क्या होना चाहिए? उपलब्ध होना चाहिए भाई, तभी तो वो फिर आगे किसी यूरेनियम से टकराएगा, फिर उससे भी 3 मिलेंगे, फिर उसका भी 1, मान लो 2 नहीं 1 ही अगर काम में आ रहा है तो हमें कम से कम 1 न्यूट्रॉन तो हमारी अभिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए ही होता है। तो इसी प्रतिबंध को हम एक स्थिरांक
ये जो प्रतिबंध जो मैं भी आपको बता रही हूँ, इस प्रतिबंध को हम एक स्थिरांक k से हम इसको परिभाषित करेंगे, जिसे न्यूट्रॉन गुणन गुणांक, इस k का नाम है न्यूट्रॉन गुणन गुणांक या पुनरुत्पादन गुणांक। दो नाम है इसके, आपको दोनों ध्यान रखने हैं। कहते हैं प्रति जनन पीढ़ी में उत्पन्न विखंडन के लिए प्रभावी न्यूट्रॉन की संख्या के तुल्य होता है। यानी कि k का फॉर्मूला क्या होता है, k बराबर होता है विखंडन की किसी पीढ़ी, विखंडन की कोई सी भी पीढ़ी ले लो, उसमें कितने न्यूट्रॉन है उसकी संख्या। कि विखंडन की, जैसे हमने यहाँ पे बात करी ना, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, आप कोई सी भी पीढ़ी ले लो, उस पीढ़ी में कुल कितने न्यूट्रॉन है, वो विखंडन की किसी जनन पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या डिवाइडेड बाय जो पीढ़ी आपने ली है ना उससे एक कम, यानी कि उसके पीछे वाली में न्यूट्रॉनों की संख्या। मतलब ये कि जैसे अगर आप तीसरी पीढ़ी ले रहे हो और यहाँ पर मान लो कितने भी न्यूट्रॉन है, उन न्यूट्रॉनों की संख्या, फिर इससे एक कम क्या हुई, एक कम दूसरी तो हुई, तो इस दूसरी पीढ़ी में कितने न्यूट्रॉन है उनकी संख्या, इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दो तो वो होता है मेरा k, जिसे पुनरुत्पादन गुणांक या न्यूट्रॉन गुणन गुणांक कहा जाता है। आया समझ में आपको, ध्यान रखना ये फॉर्मूला। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। न्यूट्रॉन गुणन गुणांक के किसी श्रृंखला अभिक्रिया में प्रति जनन पीढ़ी में उत्पन्न विखंडन के लिए प्रभावी जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है उसे ही हम न्यूट्रॉन गुणन गुणांक k कहते हैं। ओके बच्चों, मतलब हमें विखंडन के लिए जो प्रभावी न्यूट्रॉन की जो संख्या मिलती है उसको ही हम k कहते हैं। अब देखो k जो होता है उसकी अलग अलग वैल्यूज हो सकती है। अगर k बराबर 1 हो, k बराबर 1 कब होगा, जब आप जिस पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या उससे पहले वाली पीढ़ी में भी न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, तभी तो k बराबर 1 आएगा इस फॉर्मूले से, ये 1 तभी तो होगा। तो देखो अगर k बराबर 1 है तथा किसी जनन पीढ़ी में, जैसे मान लो कि मेरी कोई जनन पीढ़ी है जिसमें मैंने मान लिए 100 न्यूट्रॉन, कोई सी भी जनन पीढ़ी है मैंने 100 मान लिए और 100 न्यूट्रॉन है तथा प्रत्येक जनन पीढ़ी में 100 ही न्यूट्रॉन अभिक्रिया के लिए स्वतंत्र है। और इससे पहले वाली में भी, अगर मैं इससे पहले वाले में बात करूँ तो 100 ही है और इसके आगे वाले में भी 100 ही है। मतलब ये कि मान लो ये दूसरी पीढ़ी में 100 है, मैंने मान लिया, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दे रही हूँ कि मेरी दूसरी पीढ़ी में मुझे 100 न्यूट्रॉन प्राप्त हुए और ये 100 के 100 जो न्यूट्रॉन है ना वो तीसरी पीढ़ी के लिए भी उपलब्ध है। ठीक है, मतलब इनमें से किसी भी न्यूट्रॉन का लॉस नहीं हुआ, सारे के सारे उपलब्ध है। तो बताओ k बराबर 1 होगा नहीं होगा। आप जब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो ये भी 100, ये भी 100, 1 आया नहीं आया, आया। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे सारे के सारे जो न्यूट्रॉन है वो इस पीढ़ी के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। यहाँ पर कोई न्यूट्रॉन जो है उनका लॉस नहीं हुआ, तो इसके लिए नया जनन अभिक्रिया के लिए स्वतंत्र रहेंगे, जो नया जनन बनाते रहेंगे और ये सारे के सारे 100 मिलकर न जाने कितने उत्पन्न करते रहेंगे ना। तो एक बार आरंभ होने के पश्चात, तो अगर ऐसी अभिक्रिया है वो एक बार आरंभ होने के पश्चात अभिक्रिया जो होती है वो समान दर से और समान वेग से आगे चलती रहती है। ठीक है, इसे क्रांतिक मात्रा कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, क्रांतिक मात्रा। तो आप ध्यान रखना क्रांतिक मात्रा क्या होती है, अगर k बराबर 1 होता है तो इसी अवस्था को हम क्रांतिक मात्रा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारी जो अभिक्रिया होती है वो एक बार आरंभ होने के पश्चात समान दर से समान वेग से आगे बढ़ती रहती है। ओके, और नया जनन बनाती रहती है। चलिए, यह अभिक्रिया स्वयपोषी होती है। स्वयपोषी का मतलब तो समझ में आया, एक बार आपने स्टार्ट कर दी तो अपने आगे बढ़ती रहेगी। परमाणु जो भट्टी होती है, परमाणु जो भट्टी आपने सुना है, परमाणु भट्टी सुना होगा ना कि कोटा में भी है इसका, रावत भाटा में भी। तो परमाणु जो भट्टी होती है उसमें k बराबर 1 रखा जाता है। तो परमाणु जो भट्टी होती है वो हमारी इस सिद्धांत को फॉलो करती है कि उसमें हमें k को कितना मेंटेन करके चलना पड़ता है, 1। ओके, k बराबर हमें 1 रखना पड़ता है। हम पढ़ेंगे परमाणु भट्टी, हमारे सिलेबस में है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो परमाणु भट्टी के लिए क्या सिद्धांत फॉलो होता है कि इसके लिए आपको k क्या रखना पड़ता है, 1। चलिए अब k सेकंड लेते हैं। अगर k मेरा ग्रेटर देन 1 हो गया तो k ग्रेटर देन 1 कब होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कब होगा। जैसे किसी अभिक्रिया में मैंने 100 न्यूट्रॉन है और दूसरी पीढ़ी के अंत में मुझे 150 न्यूट्रॉन मिल गए। मतलब मान लो कि मेरी दूसरी पीढ़ी में मेरे 100 न्यूट्रॉन थे, जब ये आगे बढ़े तो तीसरी पीढ़ी मिली, तीसरी पीढ़ी में मुझे 150 न्यूट्रॉन मिल गए। तो k क्या होता है, पहले वाली पीढ़ी और जस्ट उससे पीछे वाली पीढ़ी। तो बताओ ये k ग्रेटर देन 1 आया नहीं आया, आया ना। ये कितना आ रहा है, 1 0 से 1 0 कट गए 1.5, तो ये 1 से ज़्यादा ही तो है, तो k ग्रेटर देन 1 आया। तो इस प्रकार प्रत्येक जनन में न्यूट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती जाएगी। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि प्रत्येक जो जनन है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती जाएगी। भाई इसके लिए
अभी देखो जैसे इसके लिए 100 थे, अब 150 हो गए, अब इससे आगे वाली पीढ़ी मिलेगी तो उसमें और भी ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि के गिरा रहेगा ग्रेटर देन 1। तो हमारी प्रत्येक पीढ़ी में क्या हो रहे हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती रहती है। और अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या होता रहता है, बढ़ता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा ही, तो जब न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो वो न्यूट्रॉन यूरेनियम से टकराएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी तो क्या होगा, बढ़ेगा। जबकि के बराबर 1 में अभिक्रिया का वेग नहीं बढ़ रहा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे 100 के 100 ही न्यूट्रॉन है जो आगे चल रहे हैं। तो अभिक्रिया समान दर से और समान वेग से आगे बढ़ती है, इसलिए उसको हम कहते हैं क्रांतिक मात्रा। ये हमारा है के ग्रेटर देन 1, इसे कहते हैं अतिक्रांतिक मात्रा, मतलब ज़्यादा हो गया, अतिक्रांतिक मात्रा। और इस अभिक्रिया के लिए के का मान कितना है, 1.5, अगर मैं वो एग्जाम्पल लूँ तो। ओके चलिए, परमाणु जो बॉम्ब होता है, आप लोगों ने सुना होगा परमाणु बॉम्ब बहुत ही नुकसानदायक है। इसका अभी तक भी आप लोगों ने वो सुना होगा ना, वो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अभी तक भी एक बार जब ये बॉम्ब गिराया गया था, अभी तक भी वहाँ पर लोगों में विकृति पैदा हो रही है। वहाँ की जो न्यू जनरेशन पैदा हो रही है उनमें अभी भी विकृति हो रही है, जबकि आज से न जाने कितने सालों पहले की बात है। तो परमाणु जो बॉम्ब होता है वो हमारे इसी सिद्धांत को फॉलो करता है। उसके लिए के क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, और इसमें अभिक्रिया का वेग लगातार बढ़ता रहता है। ठीक है, तो परमाणु जो बम है उसमें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, और ये अनियंत्रित होती जाती है। अभिक्रिया का वेग बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो बताओ ये आप नियंत्रित कर पाओगे क्या इसको, नहीं ना। तो हमारा जो परमाणु बम होता है वो इसके लिए इस सिद्धांत पे फॉलो करता है। उसमें के क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। परमाणु जो बम है वो हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है वो, लेकिन आप आगे जब हायर एजुकेशन में जाएंगे तब इसके बारे में वहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके चलिए, अब आता है के लेस देन 1। अगर के लेस देन 1 हो तो भाई हमने बराबर भी पढ़ लिया, ग्रेटर देन भी पढ़ लिया। अगर लेस देन हो तो लेस देन का मतलब क्या हुआ, लेस देन का मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया के प्रारंभ में अगर 100 न्यूट्रॉन थे तो जब आगे वाली पीढ़ी मिली तो उसमें मान लो 95 रह गए। मतलब ये कि मान लो सेकंड पीढ़ी में 100 न्यूट्रॉन थे और थर्ड पीढ़ी मिली तो 95 रह गए, तो के क्या होगा, 95/100 बराबर 0.95, यानी कि के लेस देन 1 आया, के लेस देन 1 आया, फिर आगे जाओगे तो और कम मिलेंगे ना। तो एक कंडीशन ऐसी रहेगी कि 0 हो जाएंगे, तो न्यूट्रॉनों की संख्या 95 रह जाएगी, तथा कुछ पीढ़ी के बाद यह संख्या घट के कितनी हो जाएगी, 1 रह जाएगी। भाई एक कंडीशन ऐसी आएगी ना कि अभी 1 रह जाएगी, तो इस अभिक्रिया में तो अभिक्रिया जो है वो हमारी आगे नहीं चल पाएगी। मतलब धीरे धीरे इस अभिक्रिया का वेग घट रहा है, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या हमारी क्या हो रही है, घट रही है। पहले 95 है, फिर मान लो कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है, तो धीरे धीरे घट रही है, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अभिक्रिया हमारी आगे चल ही नहीं पाएगी। ओके, इसे हम कहते हैं अक्रांतिक मात्रा। इसे क्या कहते हैं बच्चों, एक पढ़ा क्रांतिक मात्रा, एक अतिक्रांतिक, और एक पढ़ा हमने अक्रांतिक मात्रा। इस अभिक्रिया के लिए के का जो मान होता है वो 0.95 होता है। अगर मैं इस एग्जाम्पल से लूँ तो इस तरह से, तो ये आपको समझ में आ गई कि परमाणु बम जो होता है वो के ग्रेटर देन 1, परमाणु जो बम होता है वो के ग्रेटर देन 1 पे फॉलो होता है। के बराबर 1 के लिए हम परमाणु भट्टी को पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है, और के लेस देन 1 पे तो हमें अभिक्रिया क्या होगी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी ना। चलिए, प्राकृतिक जो यूरेनियम होता है उसके 2 समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम 235 और 238। प्राकृतिक जो यूरेनियम है उसके 2 समस्थानिक पाए गए हैं, 35 और 238। इनका जो प्रतिशत बाहुल्य है ये मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि यूरेनियम 238 का ज़्यादा होता है और यूरेनियम 235 का कम होता है। यूरेनियम जो 238 होता है ना वो मंदगामी न्यूट्रॉनों द्वारा विखंडित नहीं हो सकता। ये भी चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि यूरेनियम जो 238 होता है उसको आप मंदजुगामी न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, मतलब ऐसे न्यूट्रॉन जिनकी गतिज ऊर्जा कम हो, उन न्यूट्रॉनों के द्वारा आप इसको विखंडित नहीं कर सकते हो। ठीक है, तथा यह ऐसे न्यूट्रॉनों का अवशोषण करके यूरेनियम 239 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये विखंडित नहीं होएगा बल्कि ये न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेगा, और अवशोषित करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन 239 में। नाभिक निर्मित करता है जो विखंडन के स्थान पर अन्य क्षय द्वारा विघटित होता है, जो विखंडन के स्थान पर क्षय द्वारा, ठीक है, कोई सा भी क्षय हो सकता है उसके द्वारा विखंडित होता है। जबकि अगर यूरेनियम 235 की बात की जाए ना तो यह मंदगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा विखंडित होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको दे देगा, बताओ यूरेनियम 238 किसके द्वारा विखंडित होता है, मंद, तीव्र, इनमें से कुछ नहीं, या कोई एक ऑप्शन हो। तो यूरेनियम जो 238 है ना उसके लिए आपको तीव्रगामी न्यूट्रॉन चाहिए, जबकि यूरेनियम जो 235 है वो मंदगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा आसानी से विखंडित हो सकता है। किंतु प्राकृतिक यूरेनियम में इसकी जो मात्रा है वो कम होने के कारण विखंडन प्रायिकता कम होती है, लेकिन हमारी प्रकृति में इसकी मात्रा कम होती है। देखो प्रतिशत बाहुल्य से देखें तो इसकी मात्रा कम है ना, 0.7% है,
जिसकी वजह से इसकी विघटन जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, कम होती है। अतः विखंडन अभिक्रिया की प्रायिकता बढ़ाने के लिए कृत्रिम उपायों के द्वारा, भाई हमें विखंडन की प्रायिकता बढ़ानी है, भाई प्रकृति में तो ये इतना उपलब्ध नहीं है, तो हम कृत्रिम जो उपाय होते हैं उनके द्वारा यूरेनियम की प्रतिशत मात्रा को बढ़ा के 3% कर देते हैं। कृत्रिम उपायों के द्वारा इसकी मात्रा को बढ़ा के कितनी प्रतिशत कर दी जाती है, 3% कर दी जाती है। इससे प्राप्त यूरेनियम समृद्ध यूरेनियम कहलाता है। तो ये जो कृत्रिम उपायों के द्वारा हमने जो यूरेनियम प्राप्त किया ना, वो कहलाता है समृद्ध यूरेनियम। इसके उपरांत भी यूरेनियम से स्वपोषी श्रृंखला अभिक्रिया प्राप्त करने में गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती है। मतलब ये कि हमने इसके प्रतिशत, भाई हमें ये प्रकृति में इतना उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, हमने कृत्रिम उपायों के द्वारा इसको उपलब्ध भी करा दिया, 0.7 से 3% तक इसको बढ़ा दिया, जिसको हमने कहा समृद्ध यूरेनियम। लेकिन इतना बढ़ाने के बाद में भी इसका जो विखंडन है उसमें हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। तो क्या क्या समस्याएं हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है, जिनका निराकरण करना आवश्यक होता है, अदरवाइज हमारा विखंडन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रॉन क्षरण की समस्या। अब देखो न्यूट्रॉन क्षरण की समस्या क्या है। हमारी जो भी श्रृंखला अभिक्रिया हम ले रहे हैं उसमें प्लान करने वाले जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, कि जो न्यूट्रॉन प्लान कर गए, ठीक है, वो तो हमारे डिपेंड करते हैं हमारे क्षेत्रफल पे। हमारा जो तंत्र है ना उसकी सतह का कितना क्षेत्रफल है उस पे। और विखंडन से हमें जो न्यूट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं ना, भाई विखंडन से भी तो हमें न्यूट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं, वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, हमारे नाभिक के आयतन के ऊपर। कि हमने जो भी लिया ना, हमारा जो भी नाभिक है या जो भी, जैसे यूरेनियम ले तो यूरेनियम का कितना आयतन है उसके ऊपर निर्भर करते हैं। इतना आपको समझ में है। प्लान करने वाले तो डिपेंड करेंगे हमारे नाभिक के क्षेत्रफल पे, और विखंडन से प्राप्त जो यूरेनियम है वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, नाभिक के आयतन पे। अर्थात न्यूट्रॉन की उत्पत्ति जो दर होती है वो यूरेनियम पिंड में उपस्थित नाभिक की संख्या अर्थात पिंड के आयतन पर तथा पृष्ठ से न्यूट्रॉन के क्षरण की दर पृष्ठ के क्षेत्र पर निर्भर करती है। मतलब ये कि जैसे मान लो कि आपका कोई नाभिक है जिसकी रेडियस है r, हमने r रेडियस का कोई नाभिक मान लिया और गोलाकार है, तो आपको पता है कि गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। गोले का आयतन कितना होता है, 4π r³ होता है। तो अगर r त्रिज्या का कोई गोलाकार पिंड है और उत्पत्ति दर r³, मान लो कि उत्पत्ति जो दर है वो तो इसके आयतन पे तो डिपेंड कर रही है, तो उत्पत्ति दर जो है वो तो r³ के ऊपर निर्भर कर रही है। और हमारी जो क्षरण दर है वो किसके ऊपर डिपेंड करे, इसके क्षेत्रफल यानी कि r² पर। तो जब मैं इनका रेशियो निकालूंगी, अगर मैं इनका रेशियो निकालूँ तो कितना आएगा, 4/3πr² बटे 4πr² बटे 4/3πr³। ये कट गया, ये इससे कटेगा, ये आएगा 3/r। कितना आएगा, 3/r। तो क्षरण दर का उत्पत्ति दर के सापेक्ष अनुपात कितना आ गया, 3/r। इसको सही कर लेना आप। अतः पिंड का आकार छोटा होने पर क्षरण दर का मान उत्पत्ति दर से अधिक हो जाता है। अगर आपके पिंड का जो आकार है वो छोटा है, अगर हमारे पिंड का आकार हम छोटा ले रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्षरण दर का जो मान है वो उत्पत्ति दर से अधिक हो जाएगा। क्षरण जो दर है वो उत्पत्ति दर से अधिक हो जाएगी, जिससे श्रृंखला अभिक्रिया की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई श्रृंखला अभिक्रिया आगे बढ़ ही नहीं बढ़ पाएगी ना। तो अगर हमारे पिंड का आकार छोटा है तो हमारे क्षरण दर का जो मान है वो उत्पत्ति दर से अधिक हो जाएगा। जब उत्पत्ति दर से ये अधिक हो जाएगा तो हमारी जो श्रृंखला अभिक्रिया है उसकी संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कि श्रृंखला अभिक्रिया आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। यदि पिंड का आकार बड़ा हो, अगर हम बोले कि अब की बार हम बोल रहे कि हमारा जो पिंड है उसका आकार बड़ा है, तो क्षरण दर का जो मान है वो उत्पत्ति दर की तुलना में अब की बार कम होगा ना, कम, ओके, जिससे श्रृंखला अभिक्रिया की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे हमारी श्रृंखला अभिक्रिया की संभावना क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है, ओके। अतः स्पष्ट है कि श्रृंखला अभिक्रिया को जीवित रखने के लिए जो भी आप विखंडनीय पदार्थ ले रहे हो, जिसका भी आप विखंडन करना चाह रहे हो, उसका आकार बड़ा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक न्यूनतम साइज का, मतलब कम से कम इतना तो आपको रखना ही चाहिए। एक न्यूनतम साइज या न्यूनतम द्रव्यमान का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका आकार बहुत छोटा है तो हमारी श्रृंखला अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए हमें एक कम से कम मिनिमम साइज एक फिक्स है कि हाँ इतना तो होना ही चाहिए, ओके। इसे ही हम कहते हैं क्रांतिक द्रव्यमान। यानी कि अगर यहाँ से क्रांतिक द्रव्यमान की डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या होगी,
वह न्यूनतम द्रव्यमान जिससे श्रृंखला अभिक्रिया नियमित रूप से आगे बढ़ती रहती है हमारा क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। यानी कि अगर आपको अपनी श्रृंखला अभिक्रिया को आगे बढ़ाना है तो आपको क्रांतिक द्रव्यमान जितना द्रव्यमान वाला विखंडनीय पदार्थ लेना ही पड़ेगा। अगर क्रांतिक द्रव्यमान से कम द्रव्यमान वाला विखंडनीय पदार्थ है तो हमारी श्रृंखला अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। और क्रांतिक द्रव्यमान जो होता है उसके लिए क्रांतिक मात्रा भी हमने पढ़ी थी ना। क्रांतिक जो मात्रा होती है उसके लिए हमने K बराबर 1 पढ़ा ना। तो K बराबर 1 हो तो विखंडनीय पदार्थ की जो मात्रा होती है उसे ही हम क्रांतिक मात्रा कहते हैं। पढ़ा था ना अभी मैं, क्रांतिक मात्रा, अक्रांतिक मात्रा, अतिक्रांतिक मात्रा। तो क्रांतिक द्रव्यमान और क्रांतिक मात्रा आपको समझ में आई। चलिए, तो एक समस्या तो ये आई कि हमारा जो भी आकार है वो हमारा क्रांतिक द्रव्यमान के जितना तो होना ही चाहिए। चलिए, दूसरा है न्यूट्रॉन की ऊर्जा की समस्या आई। वो क्या हुई, विखंडन से प्राप्त जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी जो ऊर्जा है वो लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की होती है। मतलब विखंडन से प्राप्त जो न्यूट्रॉन आपको प्राप्त हो रहे हैं ना उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की होती है। कितनी होती है? 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की। जबकि विखंडनीय मंदगामी न्यूट्रॉनों से होता है। जबकि हम जो विखंडन यूरेनियम का, मैंने अभी आपको बताया कि यूरेनियम जो 235 होता है वो मंद न्यूट्रॉनों के द्वारा विखंडित होता है। मतलब उसके लिए हमें जो न्यूट्रॉन चाहिए वो मंद होने चाहिए। ये तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा क्या है भाई, इनकी गतिज ऊर्जा तो बहुत ज़्यादा है। हमें तो कैसे न्यूट्रॉन चाहिए? मंद। तो तीव्रगामी न्यूट्रॉनों का वेग कम किया जा, अगर हम इन जो तीव्रगामी जो न्यूट्रॉन हमें प्राप्त हो रहे हैं ना, अगर हम इनका वेग कम नहीं करेंगे तो हमारा आगे विखंडन होगा नहीं ना। तो इनके वेग को हमें क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। तो तीव्रगामी न्यूट्रॉनों का वेग कम किया जाकर उनको तापीय जो ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा होती है 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक लाना आवश्यक होता है। ओके, ऐसा मंदकों, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं मंदक। अभी हम पढ़ेंगे, जब हम परमाणु भट्टी पढ़ेंगे तो उसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, मंदक वगैरह ये सारी चीज़ें। तो मंदक या मॉडरेटर्स का उपयोग करके कर सकते हैं। मंदक जो पदार्थ होता है उसके कुछ गुण होने चाहिए कि आप मंदक जो पदार्थ यूज़ कर रहे हो ना, तीव्रगामी जो न्यूट्रॉन है उनके वेग को कम करने के लिए जिन पदार्थों का हम यूज़ करते हैं उन्हें हम मंदक कहते हैं। मंदक जो है उनकी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो आपको ध्यान रखनी है। वो क्या? सबसे पहला तो ये कि इनके परमाणुओं का जो द्रव्यमान, जो भी मंदक हम यूज़ कर रहे हैं ना, उनके परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वो कम होना चाहिए ताकि न्यूट्रॉनों से टक्कर में न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा में अधिक हानि नहीं हो। मतलब जो भी मंदक पदार्थ आप यूज़ कर रहे हो उनके परमाणुओं का द्रव्यमान कम होना चाहिए ताकि जब ये न्यूट्रॉनों से टक्कर करे ना तो न्यूट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है ना उसमें ज़्यादा हानि नहीं हो। और दूसरा क्या? ये न्यूट्रॉन के अवशोषक नहीं होने चाहिए। मतलब मंदक पदार्थ आप ऐसा लो जो न्यूट्रॉन को अवशोषित नहीं करे। अगर न्यूट्रॉन को अवशोषित ही कर लिया तो फिर हमारे पास तो न्यूट्रॉन बचे ही नहीं। जब न्यूट्रॉन ही नहीं बचे तो हमारी श्रृंखला अभिक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी? नहीं बढ़ सकती ना। तो ये न्यूट्रॉनों के अवशोषक नहीं होने चाहिए। इसलिए मंदक के रूप में हम भारी पानी, ठीक है, D2O पानी, ग्रेफाइट, इनका उपयोग करते हैं। ये D2O है, भारी पानी को D2O कहते हैं ना, या ग्रेफाइट, इनका हम यूज़ करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं हमारी परमाणु भट्टी में। ओके, चलिए, अब थर्ड जो समस्या है वो क्या आई भाई? एक न्यूट्रॉन क्षरण की समस्या आ गई, एक न्यूट्रॉन की ऊर्जा की भी आ गई। हम इनके निराकरण भी साथ साथ बताते चल रहे हैं। अब एक होती है न्यूट्रॉन प्रग्रहण की समस्या। वो क्या? नाभिकीय ईंधन में उपस्थित जो यूरेनियम 238 होता है ना, उसके नाभिक 1 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के न्यूट्रॉनों के उत्तम अवशोषक होता है। मतलब ये कि नाभिकीय जो ईंधन होता है उसमें जो यूरेनियम 238 होता है उसके जो नाभिक होते हैं ना वो 1 से लेकर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना इनको अवशोषित कर सकते हैं। 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के तीव्रगामी न्यूट्रॉन 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक बंधित होने की प्रक्रिया में इनकी ऊर्जा इस परास में भी हो सकती है। अभी हमने बताया कि हमें जो न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं, अभी हमने बताया उनकी जो ऊर्जा होती है वो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की होती है। जबकि हमारे जो मंद वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा को हमें इतने तक लाना पड़ता है, ठीक है, तापीय ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन तक लाना पड़ता है। तो अतः इनकी यूरेनियम नाभिकों में अवशोषण की संभावना कम हो जाएगी। यानी कि अगर मैं इन न्यूट्रॉनों की जो ऊर्जा है वो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की है तो बताओ ये इसको अवशोषित कर लेगा? नहीं कर लेगा, क्योंकि यूरेनियम जो 238 होता है वो 1 से लेकर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन को अवशोषित कर सकता है। 2 भी तो इसके बीच में आ रहा है ना। तो अगर मैं इसकी ऊर्जा को इतनी कर दूं तो बताओ ये 1 से कम हो गई ना, तो अब ये इसको अवशोषित नहीं कर पाएगा ना। तो बस, तो नाभिकों से अवशोषण की संभावना कम होती है। इस समस्या का निराकरण करने के लिए नाभिकीय ईंधन जो प्राय यूरेनियम की छड़ों के रूप में होता है
अभी हम पढ़ेंगे, जब हम परमाणु बट्टी पढ़ेंगे तो हम उसमें जो भी नाभिकीय ईंधन रखेंगे ना वो छड़ों के रूप में रखेंगे, यूरेनियम की छड़ों के रूप में रखते हैं तथा मंदक को उपयुक्त दूरी पर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। मतलब ये कि छड़ और मंदक को एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित किया जाता है कि अधिकांश जो न्यूट्रॉन है वो मंदन के बाद ही छड़ों के संपर्क में आए। ठीक है, क्योंकि अगर इनके बीच की दूरी को हमने एक लिमिट तक नहीं रखा और इनको बहुत पास पास रख दिया तो ये तो अवशोषित कर लेंगे। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि पहले हमारे न्यूट्रॉनों का वेग कम हो जाए, जिसकी वजह से आगे आने वाले जो यूरेनियम परमाणु है वो हमारे न्यूट्रॉनों का अवशोषण ना करे, क्योंकि अगर न्यूट्रॉन ही अवशोषित हो गए तो हमारी श्रृंखला अभिक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी, नहीं बढ़ सकती ना। हमने देखा था ना लास्ट वीडियो में डायग्राम बनाया था, एक से फिर एक यूरेनियम से टकराया, ऐसे कुछ डायग्राम था। मैं रफली आपको याद दिलाती हूँ, ये यूरेनियम था, इस पर न्यूट्रॉन की बौछार करवाई, फिर यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकले, एक तो गायब हो गया, 2 न्यूट्रॉन बचे, फिर ये न्यूट्रॉन जो है वापस किसी यूरेनियम से टकराएगा, इससे भी 2 निकलेंगे, इससे भी 2 निकलेंगे, ऐसे ऐसे अभिक्रिया आगे बढ़ रही थी ना। तो अगर न्यूट्रॉन ही नहीं होंगे तो अभिक्रिया आगे बढ़ेगी क्या, नहीं ना। तो इसीलिए हम इन दोनों के बीच की दूरी को क्या करते हैं, एक लिमिटेड टाइम तक रखते हैं, ताकि हमारे जो न्यूट्रॉन है इनका जो वेग है वो कम हो जाए और उसके बाद ही ये आगे पहुंचे। तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला का जो उपयोग है वो नाभिकीय बट्टी में किया जाता है, जो नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। सुना है ना आप लोगों ने, रावत भाटा में बट्टी, परमाणु बट्टी है, वहाँ पर हमें नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है, फिर इसी नाभिकीय ऊर्जा को हम किसके रूप में यूज करते हैं, विद्युत ऊर्जा के रूप में। ओके बच्चों, तो यहाँ तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सिर्फ और सिर्फ नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में जाना। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में हमने जाना, इसमें हमें बहुत कुछ चीज़ें जानी, जो भी समस्या है वो भी हमने पढ़ ली। अब हम हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे हमारी परमाणु बट्टी के बारे में। ठीक है, परमाणु बम हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे, परमाणु बट्टी के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। लेकिन आप ये समझ लो कि परमाणु बट्टी का 70% पार्ट आप यहाँ पढ़ चुके हो। ये जो सारी चीज़ें आप लोगों ने अभी भी पढ़ी है ना, ये सब परमाणु बट्टी में काम में आने वाली है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।